कैपिटल वन स्टूडियोज़ में आज हम स्वागत कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास पर्सनालिटी का, दिनेश गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग करी सेंट ज़ेवियर से, ग्रेजुएशन करी SRCC से और 87 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रह चुके हैं। उसके बाद ये काफ़ी सारे बिजनेस वेंचर्स को इस्टेब्लिश करने में मसरूफ़ हो गए, पर इन्होंने अपने देश की उस सभ्यता को बिल्कुल नहीं छोड़ा और बिल्कुल नहीं भूले जिस सभ्यता से इनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, और ये चाहते हैं कि आगे भी उस सभ्यता को फैलाएं ताकि सभी व्यक्तित्वों का निर्माण उसी प्रकार से हो सके जिस प्रकार से इस देश की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं दिनेश जी से उनके इस सुविचार को। दिनेश जी, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात करते हुए कह रहे थे कि इस देश की सभ्यता के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसको अगर हम उजागर करें, सही ढंग से सामने लेके आएँ तो बहुत बदलाव आ सकता है। तो कुछ बताएंगे सर, किस तरीके से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत की जो सभ्यता, जो संस्कार, हमारी संस्कृति है, ये इतनी वैभवशाली थी। अगर ये दोबारा से इसका डिस्कनेक्ट हो गया बीच में कहीं पर, जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए बीच में, फिर कॉलोनियल रूल हुआ, तो उससे हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। जो आज भारत की जितनी समस्याएं हैं वो इसी डिस्कनेक्ट की वजह से हैं। अगर हम दोबारा से अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, उसके वैभव को पहचानते हैं, तो हम भारत को दोबारा, जो कहते हैं भी भारत सोने की चिड़िया था जी, तो उसको नीचे कैसे लाया गया? सभ्यता से, हमारी संस्कारों से हटा के। अब हम उसको दोबारा सोने की चिड़िया कैसे बना सकते हैं? जब हम दोबारा संस्कार से जुड़ेंगे। तो मेरा यही एक जो मिशन है, जो मैं सोशल मीडिया के जरिए से कर रहा हूँ, उसी से हम एक दोबारा से अपने संस्कारों को फैलाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति निर्माण, मैं सोचता हूँ कि हमारे संस्कारों से सबसे अच्छा हो सकता है। जी, तो ये, जैसे अभी मैंने सबसे पहले मैं ट्विटर पर एक्टिव हुआ, अब मेरे 18,000 फॉलोअर हैं कुछ। जी, आपने बताया था कि नरेंद्र मोदी जिनको दुनिया फॉलो करती है, हमारे प्रधानमंत्री, वो भी आपके ट्वीट्स को पसंद करते हैं पढ़ना और उस पर कमेंट्स भी देते हैं। और मोदी जी ने मेरे को फॉलो किया था 2 साल पहले। उसके बाद काफ़ी सेंट्रल मिनिस्टर भी टच में आए, तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि इस कल्चर की जो हमारी टॉक है, जैसे मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि कल्चर हमारे को कैसे, हमको ऊंचाइयाँ, हमको, जैसे हमारा आयुर्वेद है। आयुर्वेद में एक यूथ को ये लगता है भाई ये कोई इलाज की पद्धति है, जैसे एलोपैथी है। जी, बट उनको ये पता नहीं है कि आयुर्वेद का मतलब है आयु बढ़ाने वाला ज्ञान। इट इज़ ए वेलनेस, कंप्लीट वेलनेस साइंस। ये कोई क्यूरेटिव नहीं है एलोपैथी की जगह, बीमार पड़े ये दवाई लेके ठीक हो। दैट इज जस्ट 1% ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद इज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, कि आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपने कितने बजे उठना है, क्या खाना है, कैसे पकाना है। तो वो दिनचर्या के सूत्र से हम से कनेक्ट होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा यूथ है उसकी सेहत बेटर होगी, उसकी एफिशिएंसी बेटर होगी, और वो भारत का एक निर्माण करेगा। वो बिज़नेस में भी सक्सेसफुल होगा, वो देशभक्त भी होगा। तो ये ऐसा ऐसा मानना है। जैसे हमारे जितने भी धर्म के हमारे जो नियम है, सनातन धर्म है, उसको एक अभी तक ये बना के रखा गया है, ये सिर्फ एक देवी देवताओं का। कोई भी हमारा धर्म है, हर देवी देवता का एक सिंबॉलिक है वो। जी, आपने कुछ वो सरस्वती माँ का हाँ, एग्जाम्पल लिया। मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमारे कल्चर में ऐसी ऐसी डेप्थ हैं। जैसे लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी की एक पिक्टोरल है कि भाई उनके कमल पर बैठी हैं, उनके हाथ में 2 कमल हैं, एक हाथ से पैसा बह रहा है, एक हाथ में कलश है पैसे का, और पीछे 2 सफ़ेद हाथी हैं। तो ये एक पिक्टोरल है जो है, इट इज़ ए कंप्लीट मैनेजमेंट साइंस, जो शायद हार्वर्ड में 2 साल में पढ़ाया जा सकता है। इस पिक्चर को देख के हम अगर इसका महत्व समझे तो हम उसको पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे लक्ष्मी जी हैं, वो कोई, इट इज़ ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्रोस्पैरिटी, जैसे कहते हैं भाई वैभव की, समृद्धि की देवी हैं। तो अब ये बताया कि वो समृद्धि कैसे हानि है, वो उस पिक्चर में डिपिक्ट है। भाई किसी में हमने बिजनेस में कमाना है तो कमल पर बैठी हैं, तो कमल का है वो कीचड़ पर खिलेगा, मगर उसकी जो शूट है वो नीचे जाके ग्राउंड के अंदर जाएगी, कीचड़ को पार। तो वो ये मैसेज देता है कि हमने बिजनेस में कमाना है तो किसी भी लाइन की डेप्थ में जाना पड़ेगा। ऊपर तो सब दिखेगा भी कोई कमाई नहीं है। फिर जैसे उसमें यह है कि भाई 2 कमल उनके हाथ में, कोई भी बिजनेस वेंचर है, वो एक वेंचर कभी भी 2 प्रोजेक्ट्स इन हैंड भी होने चाहिए, अगर ताकि एक लाइन ऑफ बिजनेस हमारा खराब हो या मॉडरेट हो जाए वो, तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स इन हैंड दूसरा होने प्रोजेक्ट चाहिए। होगा। जैसे अब उनके हाथ से पैसा निकल रहा है, तो ये दिखाता है कि भाई बिजनेस के लिए
फ्री स्पेंडिंग जरूरी है। अगर हम उसको, जैसे उनके हाथ से मुद्राएं गिर रही हैं, फिर उन्होंने एक हाथ में कलश में मुद्राएं संभाल रखी है, कहते हैं भाई पूंजी हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए। अच्छा, वाह। जो पीछे दो सफ़ेद हाथी हैं वो ये दिखाते हैं कि भाई जो हमको हाई प्राइस मैनेजर्स हैं वो एक बारी में तो सफ़ेद हाथी लगेंगे, मगर प्रोस्पेरिटी के लिए वो जरूरी है। अब ये सारी जो सिंबॉलिज्म है, दैट इज़ द मैसेज ऑफ लक्ष्मी जी। तो ये सब चीज़ें जब हमारा यूथ सीखेगा तो उसको पता चलेगा भी हमारा, जैसे हमारे पुराने ज़माने में सबसे बड़ा बिजनेस, इवन 60% एक्सपोर्ट हमारा था भारत का। इवन ड्यूरिंग द मुगल काल वी वर द टॉप एक्सपोर्टर्स। तो ये सब चीज़ें हम मानते हैं कि संस्कृति से आएंगी, जी। कि जब हमारा दिनचर्या ठीक होगी। जैसे हमारे दिनचर्या में कहा ब्रह्म मुहूर्त का बताया, तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है कि सूर्योदय हो उससे 1 घंटा पहले हमने उठना है। दैट इज़ द ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है 1 घंटे पहले शुरू हो जाता है। जी। तो 1 घंटे पहले हम उठते हैं, तो सूरज उगने तक हमने पूरी अपनी दिनचर्या, जो भी रूटीन है, डेली रूटीन, स्नान, उषापान का मतलब पानी। जैसे एक हमने आयुर्वेद का एक उषापान बहुत अच्छा नियम है, अगर वो सब लोग करें तो डायबिटीज़ नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी भारत से। अच्छा। अब जैसे एक घूंट हमने पिया तो हमने उसको पानी को सीधा सॉलो करने से पहले रिटेन करना है, रिटेन कर लिया। और ब्रेथ। अच्छा। फिर उसको तो उस जब रिटेंशन पीरियड में उसमें हमारे सलाइवा मिक्स होगा, जो उसकी जो पीएच वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू उसको बढ़ा। पीएच वैल्यू उसकी जो है वो एल्कलाइन कर देगा। अच्छा। तो जब वो पीएच वैल्यू एल्कलाइन हो जाएगी तो हमारे सिस्टम में वो जल्दी से नीचे उतरेगा। स्टमक में कोई भी चीज़ नीचे तभी उतरती है जब उसका एसिडिटी खत्म हो जाए। जी। आयुर्वेद में इतनी साइंस छुपी हुई है कि अगर हम ये सब चीज़ें जान लें और इसका कोई सबसे हम कनेक्ट हो जाएं तो हमारे ये आधे हॉस्पिटल, 90% हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। जी। जी। एलोपैथी इज जस्ट ए एक्सीडेंट साइंस। कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंजरी है तो उसके लिए है, ये कोई लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। भारत के अगर हम आयुर्वेद का नियम अपनाएं तो कभी कोई लाइफस्टाइल डिजीज होगा ही नहीं किसी को। सर, मैंने आपके नोट किया, आपने बल्कि मुझे एक बार टोका भी था कि इंडिया और भारत, ये जो मैं फ्लो में एक हिंदी के अंदर ही इंडिया का शब्द ले गया, तो आपने मुझे करेक्ट करा के भारत करवाया था। आपने भारत से हमारा स्वाभिमान जागता है। व्हाट इज भारत? भारत से कनेक्शन है। भारत सोने की चिड़िया था। इंडिया क्या था? इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था जी। या इंडिया सबसे बेकार कंट्री है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 भी कहता है, इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर रिपब्लिक इज इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। तो दैट इज द स्पेसिफिक लैंग्वेज विच हैज बीन यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इवन द शेड्यूल 8 विच गिव्स 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, in 19 languages the official name of our republic is Bharat. Only in 2 languages India has been used, that is in English and Tamil. In Tamil it is Indi because of the French connection, because French word is Indi for India. तो ये इंडिया का कोई शब्द नहीं है। इवन कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, हिंदुस्तान भी वर्ड कोई नहीं है। हिंदुस्तान वर्ड हमको मुगल जो आक्रमणकारी थी उन्होंने दिया। इंडिया वर्ड हमको यूरोप से जो लोग आए, जैसे अलेक्जेंडर के टाइम से, उस टाइम से प्रचलित हुआ। इंदस से इंडिया बना, सिंधु से हिंदू बना। तो ये जो भारत है, जब हम भारत अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा है, तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारा स्वाभिमान जाएगा। कंट्री, कोई गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर सकती। मोदी जी कहेंगे जी मोदी जी 2 साल हो गए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक ही चीज करी है कि मैं जो जानता हूँ, जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने स्वाभिमान को जगाया। जी बिल्कुल, मैं वही कहने लगा था कि मैं जितना भी उनको मैंने, हालांकि मैं इस व्यक्तित्व का नहीं कि मैं उनको समझ सकूं, बिकॉज़ काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें भी होती हैं, पॉलिटिकल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, पर बाहर से बैठकर जिस तरीके से एक आम नागरिक के तौर पे मैं उनको देख पा रहा हूँ, तो महसूस होता है सर कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रोज़गार के ज़रिए सबको सबलता दे रहे हैं। बिल्कुल। और जब एक नागरिक सबल हो जाएगा तो अपने आप ही अपने व्यक्तित्व को बना लेगा। कितना बड़ा स्किल डेवलपमेंट का कितना है कि 24 लाख युवकों को उन्होंने 1500 करोड़ से एक स्किल डेवलपमेंट की उन्होंने ट्रेनिंग दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो 1 साल में पूरा होना है। अभी तक भारत में एक ही चीज़ चल रहा है जी, वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, आईआईटी में इंजीनियरिंग कर लो।
अरे ये 4 चीज़ें तो ठीक है, बाकी जो हम जितने भी मोटर मैकेनिक्स हैं, ब्यूटिशियन हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, हजारों ऐसे जो हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई फोकस ही नहीं था। जी आज उन लोगों को इन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग देके उनको एक स्किल डेवलपमेंट में सर्टिफिकेशन करा है, सिस्टम किया है। तो ये सब चीज़ों का जब रिजल्ट आएगा तभी भारत का स्वाभिमान जागेगा। अभी तो ये 90% लोग जो हैं बिल्कुल समाज से कटे हुए हैं। कोई भी बच्चा, सब कहते हैं जी हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, बीकॉम कर ले, ग्रेजुएशन कर ले और फिर खाली बैठे। अगर ये सॉफ्ट जो हमारी ये स्किल्स हैं इनको सीखेंगे तो भारत की रियल तरक्की होगी। इतना हमारे पास टैलेंट है, मगर वो टैलेंट यूज़ होता है अमेरिका में जाके। आज हम एक स्टूडेंट पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो आईआईटी का एक स्टूडेंट बनता है, वो काम कहाँ करता है? अमेरिका में जाके, क्योंकि हमारी करेंसी वीक है। तो वहाँ वो डॉलर की, चंद डॉलरों के ऊपर वो वहाँ पर काम कर रहा है जाके। जी तो ये ही जब टैलेंट भारत के लिए यूज़ होगा, आज उन्होंने कुछ सैलरी दी है उनको, और जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया सपोज, वो यहाँ आके उससे कई गुना प्राइस पर वो बेचते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे को सीखनी है कि हम अपने भारत के स्वाभिमान जगाएंगे और उसको कैसे हम अपने टैलेंट को यूज़ करें भारत की तरक्की के लिए। ये इसके ही लिए कोई आपने सर ऑर्गेनाइजेशन कोई बनाई है? देखिए, राजीव दीक्षित से हम काफ़ी प्रेरित हैं। उन्होंने भारत स्वाभिमान का एक रामदेव जी के साथ बनाया था, उनका आकस्मिक मृत्यु के कारण वो कार्य अधूरा रह गया। तो ये उन्होंने बागभट्ट ऋषि की बहुत टीचिंग्स को प्रोपोगेट किया, स्वदेशी को प्रोपोगेट किया। तो ये उनके कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव दीक्षित जी के बारे में सर कुछ बताइए। राजीव दीक्षित का बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम है, बट उनको जो ये फॉरेन डोमिनेटेड प्रेस है उसने उसकी एक शख्सियत को छुपा के रखा। रामदेव जी के जुड़ने के बाद उनकी थोड़ी प्रसिद्धि हुई। अब वो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर थे, फिर भी उन्होंने पूरा अपना जीवन समाज के लिए लगाया और भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी कि हम महान कैसे थे ये हमको बताया, और फिर हमारी महानता कैसे ख़त्म की गई ये बताया, और उसका सलूशन भी दिया कि हम दोबारा महान कैसे बनेंगे। जी जी तो ये जो था, अब जैसे उनकी इतनी फ्रूगल थे वो कि उन्होंने आज तक अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला। अच्छा। और वो जो भी चीज़ थी उनका, एक जो भी एसेट थे वो एक झोले में थे। जब उनको एक बार अमेरिका से इनवाइट आया तो उन्होंने कहा जी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल बताइए। तो उन्होंने कहा जी मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं। तो उनको अमेरिका जाने का वीज़ा नहीं मिला। तो फिर वो ब्रिटेन गए, वो धर्मपाल जी से भी टच में रहे। तो उन्होंने बागभट्ट ऋषि की बातें, जो छोटे छोटे हेल्थ की टिप थी दिनचर्या के बारे में, उसके बारे में काफ़ी उन्होंने करीब 25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट व्याख्यान दिए और देश में संस्कृति की और हमारी स्वदेशी का प्रचार किया, बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे केस किए हैं। उनका एक आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इतनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करी। जैसे एक उनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, जैसे मॉरिशस ट्रीटी पर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी पर उन्होंने केस किया कि भाई ये कैसे, आप काफ़ी कंपनीज वहाँ से मॉरिशस रूट से यहाँ इन्वेस्ट करती हैं और टैक्स फ्री इनकम कर रही थी, और उनको मॉरिशस में भी टैक्स नहीं लगता था। तो उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर 789 लगाया, तो उसके अगेंस्ट में वो गए और वो जीत गए हाई कोर्ट में। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्या है कि आप इन्वेस्टिगेटिव राइट्स ही ख़त्म कर रहे हैं, और जो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज टोटली एक्सेप्टेड, बट गवर्नमेंट ने फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो रिवर्स हो गया डिसीजन, और उस रिवर्सल का ही आज नतीजा है कि वोडाफोन के 16,000 करोड़ का जो हमारी टैक्स चेकर आज डाउट में है, वो पैसा कलेक्ट करके भी हम रिफंड होने के कगार पर है, शायद कर भी दिया गया हो। जी। तो देखिए उस आदमी की विजन देखिए कि उसने उस टाइम में वो केस करके इन चीज़ों को, वो तो लाखों करोड़ का फ़ायदा हो सकता था कि अगर वो उस रूट को बंद कर देते उसी टाइम जब उन्होंने केस किए थे। तो लाइक दैट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी सोशल चेंजेस, और काले धन के बारे में उन्होंने काफ़ी बताया, जो रामदेव जी ने उसको कंटिन्यू किया। हम लोग बात कर रहे थे सर इस देश की सभ्यता से जुड़ी चीज़ों के बारे में। सभ्यता, आपने कुछ देखिए जो भारत इतना महान देश है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भारत से महान कोई धरती नहीं है। अब आपको मैं एक ही बात बताता हूँ, जैसे हमारा मानसून है, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड रिलायबल रेनफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड। नोवेयर इन द वर्ल्ड एनी सिस्टम इज मोर अबंडेंट, रिलायबल, स्टेबल देन मानसून।
जी अगर दिल्ली में बारिश 28 जून को होनी है तो सदियों सदियों से, हजारों साल से 28 जून को ही वाली बारिश होती है। इतना रिलायबल सिस्टम है कि कन्याकुमारी से लेकर एंटार्क्टिका तक जितना भी इंडियन ओशन है उसकी सारी जो इवेपोरेशन है वो पूरी मूव करती है भारत की तरफ। और जो 25,000 फुट की हमारी जो एक दीवार है जी हिमालय की 3,000 किलोमीटर लंबी, वो उस पूरी प्रेसिपिटेशन को रोक के और वो सारा हमारे ऊपर बरस जाती है। उसके पीछे का इलाका गोपी डेजर्ट इंडिया से कई गुना बड़ा है और वो पूरा डेजर्ट है। जी तो हमारे पास 5 टाइम्स द रेनफॉल आती है। तो एक एक जो पानी की बूंद गिरती है उसको आप दिव्य है वो, मतलब उसको आप डायमंड से कंपेयर कर सकते शायद इसी वजह से भारत सोने की चिड़िया भी रहा। हैं। आप ये देखिए भारत हजारों साल से लुट रहा है फिर भी ये खाली नहीं है। आज भी 125 करोड़ बड़े वैभव से रहते हैं। जी पूरा यूरोप भारत में ढूंढता था, कभी समुंदर के रास्ते ढूंढता था, क्योंकि उनको पता था यहीं से हमको कपड़ा मिलना है, यहीं से दवाई मिलनी है, यहीं से हमारी जितनी हमारी जड़ी बूटी हैं वो सब हाईली हाईली टेक्निकल और हाईली एफिशिएंट मेडिसिन है। हल्दी है, हल्दी में करक्यूमिन है विच इज़ एंटी कैंसरस, जी अदरक है, जितनी भी हमारी किचन की चीज़ें हैं, मसाले हैं, ये सब सोने में तुल के हम बेचते थे। जी जब वास्को डिगामा आया था तो 6 जहाज लाया था, उसके 5 जहाज डूब गए थे। एक जहाज में वो भारत की स्पाइसेस ले गया था और उसने जब जाके बेची थी, ही कुड मेक अप हिज ऑल द कॉस्ट ऑफ द एक्सपीडिशन बाय 10 टाइम्स। तो ये मतलब भारत की तरफ से ही पूरा जो विश्व है वो जीता था। और जब भारत में इतनी शानदार ताजमहल जैसी बिल्डिंगें बन रही थी तो अमेरिका जब डिस्कवर हुआ 15वीं सदी में 600 साल पहले, तो वहाँ स्टोन एज था, पाषाण युग था। रेड इंडियंस यूज्ड टू यूज स्टोन हैमर्स एंड स्टोन हैमर्स, दे यूज्ड टू लिव इन बैम्बू होम्स। तो ये भारत का वैभव है और इसको हम जिस दिन पहचानेंगे उस दिन फिर हमारे को कोई रोक नहीं सकता। सर 18,000 लोग आपको ट्विटर पे फॉलो करते हैं और आई थिंक और भी पब्लिक फोरम्स होंगे जहाँ पे आप जुड़े, जहाँ पे व्हाट्सएप में 3 जैसे सोशल मीडिया में उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ट्विटर इज फॉर द पॉलिटिकल पोस्ट एंड द सोशल पोस्ट। जो फेसबुक है वो सोशल मीडिया पर्सनल लेवल के लिए है और व्हाट्सएप कल्चरल लेवल के। बस व्हाट्सएप पर हम लाइफ एनहांसिंग मैसेजेस देते हैं। ट्विटर पर व्हेन वी वांट टू क्रिएट द, तो ये तीनों सोशल मीडिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंट्री में चेंज के लिए। ट्विटर में आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं, क्या कुछ हैंडल? मेरा आईडी @DKG दिल्ली है, इंटॉलरेंट ऑडिटर के नाम से है। कितनी यूज़फुल टिप्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं आज इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता हूँ ये बोलने के लिए कि आगे भी ऐसे विचारों को लेके आप हमारे स्टूडियोज़ में ज़रूर आइए। मैं एक प्रोग्राम मंदिर के ऊपर करना चाहता हूँ। मंदिर में मैंने एक उसको कैटलॉग किया है कि आई हैव मेड द लिस्ट कि मंदिर जाने के मैंने 50 फ़ायदे बनाए हैं जिसमें भगवान का कहीं जिक्र नहीं है। 50 फिजिकल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ जस्ट 2 मिनट विजिट टू टेम्पल। तो अगले प्रोग्राम में हम लोग दिनेश जी से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा। और आगे भी उम्मीद रखूंगा कि दिनेश जी जब जब हमारे स्टूडियो में आएंगे आप उनको इसी तरह से वेलकम करते रहेंगे। धन्यवाद।